नमस्कार सभी को, विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम टेस्ट सीरीज कर रहे थे। सीरीज के हमारे 9 टेस्ट हो चुके हैं और ये अभी हमारा टेस्ट नंबर 10 शुरू होने वाला है। अगर आपको स्पीड धीरे लग रही हो तो 1.25 या फिर 1.5 पे देखना। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना कंसीडर करना। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। अरेंज द फॉलोइंग ऑफिसेज इन ऑर्डर ऑफ गिवन इन द टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चेयरपर्सन ऑफ द यूपीएससी, कैबिनेट सेक्रेटरी। देखो इसमें सबसे ऊपर तो सबसे पहले तो प्रेसिडेंट आता है, हमें पता है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में। अब इसमें जो दिया है ये टेबल के हिसाब से सबसे ऊपर सीजेआई आएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरे नंबर पे आएगा चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी है। और फिर आना चाहिए कैबिनेट सेक्रेटरी, तो इसका आना चाहिए आंसर 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 होगा। इसमें देखो, इसमें टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में एक चीज जानने की होती है, जो कैबिनेट मिनिस्टर अगर होगा तो वो किसी स्टेट में होगा तो वहां का चीफ मिनिस्टर उससे ऊपर होगा, पहली बात। और अगर वो कहीं और होगा, किसी और स्टेट में होगा तो, और किसी दूसरे स्टेट का चीफ मिनिस्टर, तो वहां पे कैबिनेट मिनिस्टर ऊपर होगा चीफ मिनिस्टर से, दूसरे स्टेट के। और दूसरी बात ये होती है, जो भारत रत्न अवार्डी होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल से ऊपर होते हैं, कैग से भी ऊपर होते हैं। तो ये बात याद रखना कि भारत रत्न ऊपर होता है और ये टेबल के हिसाब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे पहले पे होगा। तो इसका आंसर हम देखते हैं। पहले का आंसर ए है, ठीक है। टेबल ऑफ प्रेसिडेंस होता है, ये लक्ष्मीकांत में भी दिया है, पीछे जो इंडेक्सेस दिए हैं वो उसमें अपेंडिसेस दिए हैं उसमें, तो वहाँ पे चाहो तो देख लेना, पूरा टेबल है। तो सबसे पहले पे तो प्रेसिडेंट ही आएगा, हमें पता ही है। दूसरे पे वाइस प्रेसिडेंट आता है और उसके बाद नंबर 6 पे आ जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तीसरे पे माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं। और यहाँ पे देखो अच्छा खासा पूरा लिस्ट दे रखा है, फर्स्ट 15 डिग्निटरीज। चीफ मिनिस्टर वाला देखने वाले बात है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि चीफ मिनिस्टर अपने ही स्टेट में ऊपर रहता है, बाकी किसी स्टेट में फिर नीचे होगा वो कैबिनेट मिनिस्टर के। और देखो कैबिनेट सेक्रेटरी अटॉर्नी जनरल के बराबर में आता है और यूपीएससी का चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट जज के लगभग लेवल में है। भारत रत्न का लगता है मेंशन, अच्छा देखो यहाँ पे दिया है भारत रत्न का कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ यूनियन के लगभग लगभग बराबर में है और इन लोगों से ऊपर ही है यूपीएससी से, ठीक है। यूपीएससी चेयरपर्सन या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये लोग से डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी ऊपर है भारत रत्न। अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू एशियाटिक लायन। देखो ये बहुत ज्यादा न्यूज में, अभी कल ही गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी गिर फॉरेस्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे था, तो वहाँ पे एशियाटिक लायन के साथ फोटो लिया है। इसके लिए भी सरकार ने $32 मिलियन अभी इस बार एलोकेट किए हैं इसके कंजर्वेशन के लिए। केवल ये जंगल गुजरात में मिलता है, गिर में ही। देखते हैं। इट इज लिस्टेड एज वल्नरेबल बाय द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। तो ये सही है, क्योंकि ये वल्नरेबल है काफ़ी, मतलब कि कम जनसंख्या बची है, 2-3 हज़ार के आसपास ही है ये। एट प्रेजेंट गिर नेशनल पार्क इन गुजरात इज द ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लायन। ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहीं पे तो एक वनतारा प्राइवेट वो भी है, मतलब रिलायंस फाउंडेशन का, तो वो लोग वहाँ पे जानवरों का देखभाल करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रिहेबिलिटेशन सेंटर है एनिमल्स के लिए, तो वो भी पास में ही है यहाँ पे। तो पहला दूसरा दोनों से इसका आंसर सी होना चाहिए। आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर सी है, ठीक है। अब एशियाटिक लायन को देखो, लायन एक उधर अफ्रीका वाला भी होता है एशियाटिक, इनको ज़्यादातर ग्रासलैंड के आसपास ही रहते हैं, जहाँ पे मतलब बहुत ऊंचे लंबे पेड़ ना हो, ग्रासलैंड हो, ऐसा हो। तो गिर वाले साइड में ऐसा है। इंडेंजर्ड कैटेगरी में है IUCN के ये, और प्राइड ऑफ गुजरात है। अलग अलग राज्य भी मांगते हैं गुजरात से, कभी भी देते हैं कभी नहीं देते हैं। एशियाटिक लायंस का नाम, साइंटिफिक नेम यहाँ पे दे रखा है, वल्नरेबल कैटेगरी में है। ये तो हम कितनी बार दिखाएगा मैं, इसको अभी एनहेंस कर दिया, इंडेंजर्ड से वल्नरेबल में डाल दिया है, इसलिए न्यूज़ में था शायद। और सबसे ज़्यादा सिंगल पॉपुलेशन गिर नेशनल पार्क में ही है, भारत में और दुनिया में भी। अगला प्रश्न करते हैं। ये न्यूज़ में था, इसको याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि पूछ सकता है ये। Consider the following statement: the Council of Ministers must always exist to advise the governor even after the dissolution of state legislative assembly। ये बिल्कुल ठीक है। जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल देखें, दिल्ली इलेक्शन हुए थे तो उसमें आम आदमी पार्टी हार गई थी जब, तो उनके मिनिस्टर्स अभी जब तक इनका शपथ ग्रहण नहीं हुआ था नई सरकार का, तो वो लोग शासन में थे, मतलब अपने पोजीशन पे थे। क्योंकि जब यमुना क्लीनिंग चल रही थी तो उस टाइम पे शोर मचा था ना कि भाजपा करा रही है, ऐसा वो लोग कह रहे थे। तो उस टाइम पे पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी ने यही कहा था कि जब बिजली कट रही है तो फिर ये कह रहे हैं कि अभी तो जिम्मेदारी उनकी है क्योंकि शपथ नहीं लिया है, और जब साफ सफाई करा रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि हम करा रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन हमें ये जानना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेजिग्नेशन जब डिजोल्व हो जाती है स्टेट असेंबली, तब भी एग्जिस्ट करता है जब तक नई सरकार नहीं बन जाती है। तो इसलिए एग्जाम्पल देता है, याद रहेगा ये इसलिए। तो ये तो ठीक है।
The governor has to act only on the aid and advice of the council of ministers in the exercise of his powers and functions. तो गवर्नर को हमेशा एक्ट तो करना रहता है, लेकिन कुछ कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी होती है। तो यहाँ पे ऑलवेज लिखा है, तो इसको हम नहीं सही मानेंगे। डिस्क्रिशनरी पावर होती है, जैसे कि अगर हंग असेंबली है तो चीफ मिनिस्टर किसी को चुनेंगे, या फिर अगर ऐसा रहता है कुछ कि पूर्ण बहुमत नहीं होती है तो उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है कुछ कुछ, या फिर प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए भी डिस्क्रिशनरी पावर होती है, राष्ट्रपति क्या भेजने के लिए। तो ऑलवेज नहीं होगा, तो ये गलत होगा। वेन एवर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द सेटिस्फेक्शन ऑफ द गवर्नर, द सेटिस्फेक्शन इज ऑफ द गवर्नर नॉट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो सेटिस्फेक्शन ऑफ गवर्नर जहाँ पे भी देखो, दो टाइप के सेटिस्फेक्शन होते हैं। एक होता है कि गवर्नर का खुद से सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, और एक दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल सेटिस्फेक्शन। तो तो जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है उसमें तो उसका खुद का है। तो इसमें क्या दिया, व्हेनेवर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द सेटिस्फेक्शन ऑफ द गवर्नर, सेटिस्फेक्शन ऑफ द गवर्नर इज नॉट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये ऑलवेज ट्रू होल्ड नहीं करता है, लेकिन कुछ कुछ ज्यादातर केसेस में होता है, तो इसको हम सही मानेंगे, क्योंकि कैबिनेट में भी यही देखते हैं कि जो कैबिनेट बोलेगा वही राष्ट्रपति करेगा। तो सेटिस्फेक्शन ऑफ द गवर्नर, सेटिस्फेक्शन ऑफ द गवर्नर नॉट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसको हम गलत ही मानेंगे, क्योंकि हमेशा नहीं होता ये। तो इसका आंसर पहला होना चाहिए मुझे लगता है। आंसर देखते हैं इसका हम। थर्ड का आंसर बी दिया है। बी क्या है मतलब, बी फर्स्ट है, ठीक है। वन ही हमने लगाया, ठीक है। तो आंसर हमारा सही है। 163 देखो, एडवाइजरी एडवाइस करना होता है गवर्नर को मंत्री द्वारा, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती हैं। 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि हमेशा होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस देने के लिए, जैसे मैंने दिल्ली की रिसेंट का एग्जांपल दिया था। तो उसके बाद से तो ये सही हो गया था हमारा पहला। 1974 में कोर्ट की रूलिंग आई है कि व्हेनेवर एक्सेप्ट इन एरियाज व्हेन द गवर्नर इज एक्ट टू हिज डिस्क्रिशन, उसको छोड़ के बाकी हमेशा हमेशा गवर्नर को अब मंत्रिमंडल की बात माननी ही पड़ेगी। 1974 में ये, तो कुछ डिस्क्रिशन वाले छोड़ के बाकी हमेशा मानना पड़ेगा। When of the constitution requires the satisfaction of the governor, the satisfaction is not the personal satisfaction of the governor, but the satisfaction of the council of minister। तो इसलिए तीसरा भी गलत हो गया था। और ऐसा ही कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट में भी होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को कैबिनेट ही बताती है क्या करना है। अगला प्रश्न हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। इट हैज कंप्लीट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ओवर द कॉन्करेंट सब्जेक्ट। को देखो, जो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है उसमें पहली प्राथमिकता तो स्टेट्स को होती है, लेकिन अगर उस पर कानून बना देती है केंद्र पार्लियामेंट तो फिर उनके पास, लेकिन पहली प्राथमिकता होती है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कंप्लीट स्टेट्स की होती है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया इन द मैटर्स ऑफ एनी ट्रीटी और एग्रीमेंट। बिल्कुल ठीक है। कोई ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट होती है तो उसमें पार्लियामेंट की जो शक्ति होती है, मतलब सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर, वो पूरे भारत में ही लागू होती है। तो ये बात सही है। तो पहला तो गलत है, क्योंकि कॉन्करेंट सब्जेक्ट पे स्टेट्स का हाथ होता है, हक होता है मतलब। और दूसरा सही है, तो इसका आंसर बी ओनली हो जाएगा। फिर तो देखते हैं हम। फोर्थ का आंसर बी है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर और स्टेट्स में बटे होते हैं, कुछ कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि एजुकेशन वगैरह। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, है तो हमें पता ही है। टू एक्सरसाइज राइट्स अथॉरिटी जुरिसडिक्शन कन्फर्डेड बाय एनी ट्रीटी और एग्रीमेंट, तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही था, ये तो हमारा सही था। पहला देखते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एंड सेंटर विद रेस्पेक्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। देखो, जो प्राइमरी पावर्स होती हैं रेस्ट विद स्टेट्स अनलेस एक्सप्लिसिटली कन्फर्ड बाय द सेंटर बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, या तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या अलग से कर दें, कोई कानून बना दे, तब इनके पास आ जाएगी शक्तियां, नहीं तो यूजुअली स्टेट्स के पास होती है वो। देयरफॉर द लॉ ऑन अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट though enacted by the parliament is to be executed by the states when the constitution of the parliament has directed otherwise। अब जब तक ये संविधान में ऐसा लिखे ना तब तक स्टेट्स के पास ही होगा, तो ये बात गलत थी। पहला गलत था, दूसरा सही था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। द वीक फाइनेंसेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट आर एन ऑब्स्टेकल टू अचीविंग ट्रू फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि लोकल जो गवर्नेंस होता है, म्यूनसिपैलिटी या पंचायत वगैरह, उनके पास उतने पैसे होते नहीं है, तो फिस्कल फेडरलिज्म गड़बड़ हो जाता है, तो उनका अपना खुद का कोई आय का स्रोत नहीं होता है। जो भी होता है वो भी राज्य सरकारें ले लेती है, फिर केंद्र सरकार ले लेती है। द गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन एंड द टैक्सेशन पावर्स आर इनसफिशिएंट, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही सही है इसका, तो उनके पास शक्तियां भी नहीं है और उनसे अधिकार भी छीन लिया है।
और उनके उतने पैसे कुछ कुछ जैसे ऑक्टर चुंगी वगैरह वो लेते हैं, लेकिन उतना सफिशिएंट हो नहीं पाता है। तो ये अभी न्यूज़पेपर आर्टिकल भी आया था कुछ दिन पहले, इकोनॉमिक सर्वे भी पहले ये बात कर चुका है। देखते हैं इसका आंसर क्या दिया। फिफ्थ का आंसर ये होना चाहिए मुझे लगता है, फिफ्थ का आंसर यही दिया है। तो ठीक है, आर्टिकल 243 में देखो दिया था कि पंचायत म्यूनसिपैलिटी ये सब बनेगा, उनको कुछ पैसे अपना टैक्स लगाने का अधिकार होगा, लेकिन वो कर नहीं पाते बराबर से। इकोनॉमिक्स देखो, इकोनॉमिक सर्वे यही वाला में बात करते हैं, ये शायद 2023 या 23 वाले इकोनॉमिक या 4 वाले इकोनॉमिक सर्वे में ऐसी बात की थी कि फिस्कल फेडरलिज्म के लिए ये बहुत घातक है कि म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के पास अपना खुद का पैसा नहीं हो पा रहा है और वो अपने काम जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे। अगला प्रश्न हम करते हैं, Which of the following expenditures are charged upon the consolidated fund of India? देखो दो टाइप के खर्च होते हैं, एक तो चार्ज होता है और दूसरा वोटेड होता है। वोटेड मतलब होता है कि पार्लियामेंट का बराबर अप्रूवल लेना पड़ेगा वो खर्च करने के लिए, और जो चार्ज होगा उस पर डिस्कशन कर सकती है पार्लियामेंट, वोट नहीं होता है, मतलब वो होगा ही होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें पूछा गया क्वेश्चन, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये तो बिल्कुल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे एक्सपेंडिचर पे चार्ज है, मतलब ये देना ही देना है। सैलरीज एंड पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल ठीक है। देखो हाई कोर्ट का जज होता है ना, तो उसका पेंशन देती है केंद्र सरकार, और जो उसका सैलरी होगा वो स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे भी पोस्टिंग होती है, ये ध्यान रखना ये बात। तो दूसरा भी सही है, डेट चार्जेस फॉर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल, ये भी ठीक है, इस पे भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे ही चार्ज होता है। पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नहीं ये चार्ज नहीं होता है, ये वो मतलब इसको चेंज घटा बढ़ा सकते हैं, तो ये चार्ज नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कैग एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी चार्ज नहीं है, ये भी वोटेड है। इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब से कह रहा है कि हमारा चार्ज कर दो, इसको वोटेड हटाओ, लेकिन ये भी गलत है। तो इसका आंसर होना चाहिए 1 2 3, कौन सी में दिया है 1 2 3 बी आंसर होना चाहिए। देखते हैं 10th का आंसर, अरे सॉरी 6th का आंसर बी है, ठीक है। अब ये पढ़ लेना, ऊपर कहानी दे रखा है कुछ। चार्ज एक्सपेंडिचर वही होते हैं कि नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट, और वोटिंग वाले पे वोट होती है, होता ही है। अब कुछ कुछ जो चार्ज हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे वो एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, जैसे कि एमोल्यूमेंट्स एंड सैलरीज ऑफ हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज, अब ये सभी ऑफिसेज दे रखे हैं जो चार्ज हैं। पेंशंस कुछ लोगों की, डेट चार्जेस भी होते हैं जो चार्ज हैं। इलेक्शन रिलेटेड एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक। और कुछ ऐसे खर्च होते हैं जो कि वोटेड होते हैं। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट ए चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड इज वोटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये इलेक्शन रिलेटेड एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, दोनों में फर्क है। तो ये वाला चार्ज नहीं है, वोटेड है, ये वाला चार्ज है। और इसको कब बहुत टाइम से इलेक्शन कमीशन चाहता है कि करते हैं इसको, लेकिन हुआ नहीं है। अगला प्रश्न हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th, कंसीडर द फॉलोइंग केसेस, रिजर्वेशन ऑफ ए बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, रिकमेंडेशन फॉर recommendation for the imposition of present rule in the state, dismissal of the council of minister when it cannot prove the confidence of the state legislative assembly, how many of the above cases governor enjoys situational। तो ये कहते हैं दो टाइप के पावर्स होते हैं, एक सिचुएशनल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। तो इसमें किसमें सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर है राष्ट्रपति के पास, देखते हैं। रिजर्वेशन ऑफ अ बिल, रिजर्वेशन ऑफ बिल तो इसको तुम कॉन्स्टिट्यूशनल मानेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसा दे रखा है, तो ये सिचुएशनल नहीं है। रिकमेंडेशन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, ये भी आर्टिकल 356 में है, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनली मानेंगे। डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो कोई ये सिचुएशनल है क्योंकि जैसी स्थिति होगी उस टाइम पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर नहीं स्थापित कर पाते हैं तो ये उसके विवेकाधिकार पे है गवर्नर के, वो डिसमिस कर सकता है, तो इसको मानेंगे सिचुएशनल। तो तीसरा ही सही होगा बस, बाकी ये दोनों तो कॉन्स्टिट्यूशनल है। आंसर देखते हैं इसका हम, सेवेंथ का आंसर यही दिया, देखते हैं कौन सा सही है। सिचुएशनल कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों अलग अलग चीजें होती है, बताया मैंने। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन जब कॉन्स्टिट्यूशन एकदम क्लियर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जैसे कि रिजर्वेशन ऑफ ए बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो इसमें भी एक बहुत ही ट्रिक है, जैसे कि एक क्वेश्चन हमने किया था कि हाई कोर्ट से रिलेटेड अगर कुछ भी बिल होगा तो उसको गवर्नर को रिजर्व करना ही करना है, बाकी तो मैंडेटरी नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट का अगर पावर शक्तियां घटा बढ़ा कुछ भी हाई कोर्ट से संबंधित है तो गवर्नर को करना पड़ेगा रिजर्व।
तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल है। रिकमेंडेशन ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक्सरसाइजिंग फंक्शन एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी, ठीक है, ये भी है कॉन्स्टिट्यूशनल। ये नहीं देखना, मैं ये देखना है मेन सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन में क्या क्या आएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, डिसमिसल विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि उस टाइम पे स्पष्ट बहुमत नहीं होगा किसी के पास। डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लॉस्ट हिज मेजॉरिटी, वही बात है ये भी। अगला प्रश्न करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। पूछा क्या इसने? In which of the following, in which of the above states the constitution provides that there should be a tribal welfare minister in the council of ministers? देखो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होना चाहिए, कुछ कुछ राज्य ऐसे होते हैं। इसमें पहले था एक मध्य प्रदेश था, पहले था, पहले की बात बता रहा हूँ मैं, फिर बिहार था और एक कोई और स्टेट था, एमपी था और बिहार था, शायद महाराष्ट्र था उस टाइम पे। तो जब बिहार झारखंड अलग हो गए तो उसके बाद बिहार में कम हो गई शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, तो बिहार को तो हटा दिया, तो बिहार को हम ऐसे हटा देंगे। अभी फिलहाल वर्तमान में इसको MOCH करके याद किया था। महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, C से छत्तीसगढ़ है और HMOCH एक और कोई स्टेट है CH, अच्छा CH से छत्तीसगढ़ ही था। तो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, ये 4 होने चाहिए। मध्य प्रदेश तो है, छत्तीसगढ़ भी है, एक कोई सा इसमें नहीं है। महाराष्ट्र देखो, उड़ीसा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, तो 1, 2 एंड 5 है। दिया क्या? कोई आंसर नहीं दिया है। 3 को मैं से रुक जाओ, एलिमिनेट करते हैं पहले। देखो बी को, 3 को, बिहार को हम एलिमिनेट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा ऐसे ही, बिना मतलब फालतू का इतना टाइम वेस्ट कर दिया सोचने में। एलिमिनेशन से हो जाता है ये। 2, 4, 5 होगा आंसर इसका। तो 2, 4 एंड 5 महाराष्ट्र मतलब नहीं होगा। देखते हैं आंसर, इसका आंसर बी होना चाहिए। एलिमिनेशन से किया मैंने क्योंकि एक ऑप्शन फंस गया था ये। 8th का भी आंसर बिल्कुल ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, अब ये पहले होता था, देखो यहाँ पे दिया है कहीं पे, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में ऐसा होता था पहले, फिर झारखंड बन गया, तो उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा को कर दिया। अच्छा, इसको ऐसे याद करते हैं, MOCH, मोच। तो इसमें झारखंड रह जा रहा था ना, मतलब इसमें झारखंड ऐड कर लेना, कैसे भी याद कर लेना। और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है कि बिहार मध्य प्रदेश में ज़्यादा था पहले, तो अभी बंटने के बाद कम हो गया। 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2006 में आया था, उससे किया था कि ये ज़रूरी है कि इन राज्यों में ट्राइबल मिनिस्टर होने ज़रूरी है। और बिहार में जनसंख्या कम होगी इसलिए नहीं है, जनसंख्या ट्राइबल्स की इसलिए कम। अगला प्रश्न करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9th। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन अ सीट इन द इंडियन पार्लियामेंट बी वेकेटेड? ठीक है, देखो वेकेट करने का बहुत तरीका होता है, या तो फिर 10th शेड्यूल लग जाए, जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाए, या फिर ना आए पार्लियामेंट में कई बहुत लंबे समय तक, या फिर कुछ उस पर कुछ कांड कर दे, कुछ ऐसा कानूनी दांव पेच हो जाए। देखते हैं। इफ द MP डिसोबेज द डायरेक्टिव्स ऑफ देयर पार्टी ऑन ए वोट, इसको विप कहते हैं, तो ये बात पे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं आप, तो ये बात ठीक है। If an MP is absent from all parliamentary meeting for over 90 days with permission, देखो 90 डेज नहीं, 60 डेज होता है ये, विदाउट परमिशन होता है ये, और 60 डेज होता है। अभी इसका रिसेंट एग्जांपल ले हम, तो पंजाब में शायद होशियारपुर या फिर पंजाब की किसी भी लोकसभा सीट से अमृतपाल सिंह, जो एक उनका उसमें नाम आया था ना पिछले साल खालिस्तानी समर्थक में, तो वो सांसद का चुनाव जीत गए हैं, और वो काफी टाइम से 60 दिन से ज्यादा से नहीं है, तो उनको डिस्क्वालीफाई करने की बात चल रही थी कुछ टाइम पहले, तो वही वाली बात कर रही है। इनएक्टिविटी मतलब बहुत लंबे टाइम तक ना आने से, 60 दिन होता है वो, 90 दिन नहीं होता है, गलत है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ कन्विक्टेड MP रिगार्डलेस ऑफ हिज टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, देखो कितने भी 2-4 महीने का अगर जेल होगा तो उसमें नहीं माना जाता है। इसका भी एग्जांपल लें, अगर आदरणीय राहुल जी पिछले साल वाले, जो पिछला लोकसभा था 19 से 24 वाला, 17 लोकसभा था, तो उसमें इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, क्योंकि ये डिफेमेशन केस में 2 साल से ज्यादा की इन पे जजमेंट आया था कोर्ट का, तो उनको इसी बेसिस पे डिस्क्वालीफाई किया था इन्होंने कि 2 साल से ज्यादा इनको सजा मिली थी। तो रिगार्डलेस ऑफ हिज टर्म नहीं होता है, 2 साल से अगर ज्यादा हो या 2 साल तक हो तो आपको डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा, तो ये गलत है, रिगार्डलेस नहीं होगा। इन एन MP इलेक्शन इज डिक्लेयर, इफ एन MP इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, हाँ अगर वॉइड डिक्लेयर हो जाता है आपका इलेक्शन ही, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो कब कब सीट खाली होगी? पहले में और चौथे में खाली होगी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे, इजी क्वेश्चन है, बता भी दी उससे ज़्यादा मैंने, रिसेंट एग्जाम्पल भी दे दिए।
तो आंसर 9th का सी है। तो देख लो क्या क्या होता है, रेजिग्नेशन से खाली हो सकता है या फिर मृत्यु हो जाए किसी सांसद की, तो वहां पे दोबारा चुनाव करना पड़ता है, या फिर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए 10 शेड्यूल वाई एंटी डिफेक्शन लॉ में। डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 102 इस वाले में ही जेल वाली बात होती है, अनसाउंड माइंड ये सब हो, नहीं सॉरी जेल वाली बात तो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में है। इसमें तो जो नेचुरल जो नॉर्मल चीजें होती है वो कि भारत का सिटीजन हो, अनडिस्चार्ज हो, इंसॉल्वेंट ना हो, ये सब चीजें इसमें। इनएक्टिविटी में 60 दिन की बात करती है विदाउट परमिशन का, वहाँ पे विद परमिशन और 90 डेज लिखा था। इलेक्शन वॉइड हो जाए, डिक्लेयर कोर्ट किसी कंपिटेंट कोर्ट द्वारा एक्सपल्शन हो जाए, क्रिमिनल कन्विक्शन हो 2 साल से ज्यादा का। देखो यहाँ पे इसी में आदरणीय राहुल जी को फंसाया था पिछली बार, मतलब इसी में फंसे थे वो, इसी वाले क्लॉज में, सेक्शन 8 में। इन एलिजिबिलिटी ड्यू टू द चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि डिस्क्वालीफाई होना ही पड़े, और इलेक्शन के टाइम पे ना हो। डबल मेंबरशिप, दो से एक से ज्यादा जगह से आप सांसद नहीं हो सकते, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी जीते थे बनारस से, सूरत से पिछली बार, तो इस बार वो केवल बनारस से ही जीते थे। और पिछली बार अगर हम देखें एक जगह से आपको इस्तीफा देना पड़ता है, जैसे आदरणीय राहुल जी वायनाड से जीते थे, अमेठी से जीते थे, तो वायनाड अमेठी से नहीं रायबरेली से, तो उन्होंने एक सीट छोड़ दी वायनाड वाली, तो ऐसे ही होता है। अगला प्रश्न करते हैं। 2 सीट से होंगे तो आपका दोनों सीट जाएगी, 15 दिन के अंदर बताना होता है लोकसभा सेक्रेटेरिएट को। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग सिनेरियोज, एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट A. Party in power becomes a disillusioned with the party leadership. He openly criticizes the party's policy and decisions. Eventually, he decides to join party B, which is in opposition. मतलब कोई एक है पार्टी का सदस्य, उसका मोह भंग होगा अपनी पार्टी से और वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो फिर ऐसे में तो उस पर लगेगा डिस्क्वालिफिकेशन का एंटी डिफेक्शन। आफ्टर ए क्लोजली कंटेस्टेड, इसका यार नीचे पढ़ लेते पहले, पूछा नहीं तो इतना बड़ा फिर से पढ़ना पड़ेगा। पूछा कब कब एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई होगा, ठीक है, तो इसके में अप्लाई होगा। After a closely contested election, no single party secures a clear majority in the House. Party C, with the support of independent MPs, forms the government. However, during a crucial floor test, the two independent MPs vote against Party C, leading to its defeat. तो इस देखो इंडिपेंडेंट एमपी है, तो ये इस पे तो विप काम नहीं करेगा, तो इस पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि ये बाहर से समर्थन दे के आपकी सरकार बनवा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर मुद्दे पे आपके साथ हो, पार्टी मेंबर तो है नहीं आपका ये, तो इसके पे विप लागू नहीं होगा, तो एंटी डिफेक्शन लॉ में ये नहीं फंसेगा, तो ये गलत है। कैबिनेट मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट बिलोंगिंग टू पार्टी जेड disagrees with a major policy decision. He publicly expresses dissent and refuses to follow the party whip during the crucial vote in parliament. कैबिनेट मिनिस्टर भी है, पार्टी को बिलोंग करता है, लेकिन पब्लिकली इसने डिसेंट जाहिर कर दिया है और वोट नहीं कर रहा विप पे, तो इसके पे लगेगा एंटी डिफेक्शन। तो इसमें पूछा क्या इसने, हाउ मेनी ऑफ द अबव डज अप्लाई, मतलब किसके किस पे लगेगा, तो डज अप्लाई अगर पूछा है तो 2 लोगों पे लगेगा, फिर ये पहले पे और तीसरे पे, तो इसका आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि दूसरा वाला तो इंडिपेंडेंट है ये। इसका भी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बता ही दिया मैंने। देखते हैं आंसर क्या दिया, 10th का बी ही दिया आंसर। एंटी डिफेक्शन लॉ अब देख लेना, 10 शेड्यूल क्या होता है ये तो पता ही सबको, या तो वॉलंटरी रिजाइन कर दे पार्टी से, और उसके बाद अगर पार्टी के खिलाफ जाता है, विप के खिलाफ जाता है, तो उसके पर कार्रवाई होती है। और पार्टी सी वाली जो बात थी वो इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट पे विप जारी नहीं होता है, ये तो हमें पता है, बाकी ठीक है। देखो पार्टी मर्जर वाला भी केस होता है, जब अगर 2/3 लोग ज्वाइन कर ले आपकी पार्टी, तो उन पर डिफेक्शन नहीं लगे। जैसे मान लो कि 6 मेंबर हैं किसी पार्टी के, 6 मेंबर हैं और उसमें से 4 लोग बोले कि नहीं हमें पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जानी है, तो 2 ही बच जाएंगे इसमें और 4 इसमें आ जाएंगे, तो ऐसे केस में ये पार्टी एक्स जो होगी क्लेम नहीं कर सकती कि इन पर एंटी डिफेक्शन लगेगा, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी पार्टी छोड़ना चाहती है। इसका भी एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, पहले पहले मतलब कुछ टाइम पहले टीडीपी जो पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश वाली, उनके 6 सांसद थे राज्यसभा में, तो वो 4 लोग छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो इस टाइम पे इन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगा था, क्योंकि ये 4 लोगों ने छोड़ा था। इसका एग्जाम्पल है, बाकी इसमें पता नहीं क्या दिया, देख लेना वो। अगला प्रश्न करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, लाइक द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट। नहीं, भारत में ऐसा नहीं है, यूके में ऐसा है, तो ये बात गलत है। द अपॉइंटमेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मस्ट बी कंफर्म्ड बाय ए मेजॉरिटी वोट इन पार्लियामेंट। मेजॉरिटी वोट इन पार्लियामेंट ऐसा कुछ तो है नहीं, सरकार चुनती है, तो ये तो गलत है, दोनों ही गलत है, इसका डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी ठीक है।
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द ऑफिसर्स प्लेस्ड बाय स्पेशल फुटिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इनको, मतलब वही कैबिनेट की सलाह पे। एंड होल्ड्स ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो देयर इज नो कंपल्शन, ठीक है। he must have the same qualification as are required by the judge of a supreme court, सेम क्वालिफिकेशन है। और इंग्लैंड में ऐसा होता है कि मिनिस्टर होता है कैबिनेट का, मतलब कैबिनेट का मेंबर होता है, लेकिन इसको सारी सुविधाएं मिलती है वैसे ही लगभग लगभग, लेकिन कैबिनेट का मेंबर नहीं होगा। लेकिन यूके में ऐसा है कि वो मेंबर होगा। राइट टू स्पीक है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में और कमिटी में भी, ठीक है। वोटिंग का राइट नहीं होता है यहाँ पे। अगला प्रश्न करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेजोल्यूशन आर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस और गवर्नमेंट टू मैटर्स ऑफ द जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। हाँ, रेजोल्यूशन ड्रॉ अटेंशन करने के लिए ही होता है, और गवर्नमेंट मैटर पब्लिक जनरल, हाँ ठीक है। ऑल रेजोल्यूशंस आर मोशंस बट ऑल मोशंस आर नॉट आर ऑल रेजोल्यूशंस आर मोशंस बट नॉट ऑल मोशंस आर रेजोल्यूशन, ये बात भी सही है। सभी रेजोल्यूशन, देखो रेजोल्यूशन पे वोट नहीं होता है और मोशंस जो होता है उस पर वोट होता है। तो इसका एग्जांपल ले अगर हम, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले केरला की सरकार ने कुछ रेजोल्यूशन ले आया था सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, क्या था वो, कुछ इनका था, उस पर वो बोल रहे थे हम नहीं मानेंगे, तो वो रेजोल्यूशन था अपना, वो विधानसभा उन्होंने अपना मत दिखा दिया कि हम ऐसा चाहते हैं, लेकिन वो कंपल्सन तो है नहीं, वो उस पर मोशन, वो वोटिंग भी नहीं हुई, सिर्फ अपना विचार रखा है उन्होंने। तो रेजोल्यूशन ऐसे होते हैं कि मोशंस होते हैं, लेकिन सभी मोशन रेजोल्यूशन होते हैं, बात सही है। तो इसका आंसर दोनों ही होना चाहिए फिर, तो देखते हैं। आंसर इसका सी लगता है मुझे, 12th का आंसर सी है, ठीक है। मोशन इज अ फॉर्मल प्रपोजल मेड बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी सीकिंग ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ डिसीजन ऑफ द हाउस ऑन स्पेसिफिक मैटर। जैसे मैंने बताया, जैसे कि मान लो इसका एग्जांपल लो यार, कुछ तो समझ में आएगा बढ़िया। जैसे सीए अगर हम एग्जांपल ले लें, तो मान लो कि तमिलनाडु सरकार ने बोला कि हम अपने यहाँ नहीं लागू होने देंगे, तो ये रेजोल्यूशन अपने सदन में ले आएंगे और उस पर सभी अपने ध्वनि मत से पारित कर देंगे कि नहीं हम नहीं मानते ऐसा, लेकिन उस पर वोटिंग नहीं होगी। अगर वोटिंग होती तो वो होता मोशन, और क्योंकि सिर्फ बात हो रही है तो रेजोल्यूशन हो गया, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। रेजोल्यूशन और फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन और इंटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट्री बॉडी, और जो मोशंस होते हैं उस पर वोटिंग होती है, यही याद रखना बस। अदर डिफरेंसेस भी होते हैं कुछ कुछ, पॉज करके इसको पढ़ लेना, मेन डिफरेंस मैंने बता दिया। एक सेकंड को पानी पी लो थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द पंडाबुला गुट्टा। देखो ये पंडाबुला गुट्टा एक जियोलॉजिकल साइट था, तेलंगाना में मिला था कुछ दिन पहले, ये भी करंट में था न्यूज में, और ये तेलंगाना का पहला था, जो जियोलॉजिकल साइट है तेलंगाना का पहला था बिल्कुल, इसलिए ज्यादा न्यूज में था। पढ़ते हैं क्या पूछा इसने, ऑप्शंस में क्या दिया। इट इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन तमिलनाडु नोन फॉर इट्स एंशिएंट टेंपल आर्किटेक्चर। एंशिएंट टेंपल का तो नहीं पता, लेकिन एंशिएंट साइट एक मिला था तमिलनाडु में, उसका नाम किलाड़ी है, वो दूसरा है, खिलाड़ी नहीं है यार, कैसे कुछ नाम है उसका, मतलब वो भी न्यूज में था, तो ये नहीं है, मतलब पंडाबुला गुट्टा तो तेलंगाना में था। इट इज जियो हेरिटेज साइट सिचुएटेड इन तेलंगाना, हाँ यही होगा। फेमस रॉक कट, ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है। हिल इन कर्नाटका नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी रेयर फ्लोरा, ये भी गलत है, इसका यही होगा। इसमें कई सारी चीजें, जियो हेरिटेज, वो हेरिटेज साइट ऐसे होते हैं जैसे कि उसमें वाइल्ड लाइफ से भी संबंधित कुछ चीजें हो, और कुछ हेरिटेज भी हो और जियो भी हो, मतलब जियो से भी संबंधित हो। देख लेते हैं आंसर इसका, बी ही होगा। 13th का भी आंसर ठीक है। अब पंडावाला गुट्टा ये क्या है, रामगढ़ क्रेटर, देखो क्रेटर वो होता है जो कुछ ऐसा गोल सा गड्ढा बन जाता है, मेट्रॉइड एस्ट्रॉइड हिट करता है तो उसको क्रेटर कहते हैं। क्रेटर कुछ भी हो सकता है गोल सा। A geological marvel in Deccan Plateau older than the Himalayas has been geo-recognized. First geo-heritage site in Telangana, Jai Shankar Bhupalpalli district. अब इसको आइडेंटिफाई किया था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। अब इसमें पेंटिंग्स हैं कुछ कुछ पैलियोलिथिक, वाइल्ड लाइफ, जियोमेट्रिक शेप और वेपन्स के। जो हेरिटेज साइट क्या होती हैं, जो यूनिक और रेयर होती हैं, जियोमॉर्फोलॉजिकल, पैलेंटोलॉजिकल और स्ट्रेटिग्राफिक सिग्निफिकेंस की, ठीक। जैसे अगर बहुत ही प्रसिद्ध एक जियो हेरिटेज साइट लें तो येलो स्टोन पार्क है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो वो वैसे ही होता है। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14th, which which of the following statement is correct regarding the governor's power to make ordinances। ऑर्डिनेंस बनाने की शक्ति कौन सी सही है, ठीक है देखते हैं। द गवर्नर पावर टू मेक ऑर्डिनेंस
Governor cannot make an ordinance without the instruction from the president if bill containing the same provision would have required the previous sanction of the president for its introduction। हाँ ये ठीक है। देखो अगर कोई ऐसा कानून बना रही है सदन, जैसे विधानसभा कहीं की किसी राज्य की बना रही है, उसमें अगर गवर्नर को लगता है कि इसको हम राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखेंगे, तो वैसे केस में अगर वो रख लेता है एक बार रिजर्व, तो अगर सदन फिर सोचे कि ऑर्डिनेंस पास करा लें, मतलब कानून ना बना के हम ऑर्डिनेंस पास करा लें सीधे सीधे, तो अगर उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड ऐसा कोई मैटर है जिसको पहले गवर्नर रिजर्व कर चुका है राष्ट्रपति के लिए, अगर एक बार राष्ट्रपति इन्वॉल्व हो गया तो आपको फिर से राष्ट्रपति को कॉन्फिडेंस में लेना ही पड़ेगा, ऐसी बात याद रखो। तो अगर उसी सब्जेक्ट पे है कंटेनिंग द सेम प्रोविजन जिसको कि पहले राष्ट्रपति से सहमति चाहिए थी, अगर आप उसके लिए ऑर्डिनेंस ले आ रहे हैं तो आपको राष्ट्रपति के लिए ही नहीं बना सकता है, राष्ट्रपति और गवर्नर ऑर्डिनेंस नहीं बना सकते, वैसे केस में राष्ट्रपति के पास जाना ही पड़ेगा। तो ये बात सही है। The governor can make an ordinance without the instruction from the president in all cases related to the legislative matter. All cases में नहीं था, हाई कोर्ट का मैंने एग्जांपल बताया पहले ही। The governor needs instruction from the president for making ordinance only if the direct contradicts the central law। ये भी गलत है। The governor must always seek the president instruction before making an ordinance। ये भी गलत है, हमेशा नहीं चाहिए होता है। तो ये तीनों गलत है। पूछा क्या था इसने, रुक जाओ यार फिर से देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन है। गवर्नर्स पावर टू मेक ऑर्डिनेंस, तो पहले ही होगा इसका आंसर सही, क्योंकि ये तो पक्का है कि अगर एक बार राष्ट्रपति इन्वॉल्व हो गया तो फिर राष्ट्रपति के बिना नहीं होगा काम। तो इसका आंसर 14th का यही है, मैंने रीजन बता दिया। अब कहानी इसमें क्या लिखा होगा एक बार पॉज करके पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। Question 15. Consider the following: discussion and voting on demands for grant, passing of finance bill, scrutiny by departmental standing committees, considering and passing of appropriation bill. Which of the कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है मेंशन इन स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर, किससे संबंधित क्या पूछे। अच्छा, कौन सा पहले आना चाहिए, जैसे कि कुछ पार्लियामेंट में काम हो रहा है, फिर बिल बन रहा है, या फिर कुछ भी, तो वैसे में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल, डिपार्टमेंट। देखो सबसे पहले तो डिपार्टमेंट अपना स्क्रूटनी करेगा कि क्या चाहिए, हमें क्या करना है, इस बिल से क्या चाहते हैं, वो डिपार्टमेंट, वो मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट करेगा, तो ये पहला होगा। उसके बाद होगा डिस्कशन, उसके बाद ये जाएगा पार्लियामेंट में, तो उस पर डिस्कशन होगा फॉर ग्रांट्स, फिर उसको पास करेंगे इसके लिए पैसे, और सबसे पैसे निकलवाने के लिए हम पास करते हैं अप्रोप्रिएशन बिल। तो अप्रोप्रिएशन बिल से पहले होगा फाइनेंस बिल, या फाइनेंस बिल इसके बाद होगा। सबसे पहले तो तीसरा होगा, तो तीसरा हम देख लेते किस में है। देखो एक ही ऑप्शन में सबसे पहले तो तीसरा दिया है, इसी से हमें आंसर आ जाएगा, लेकिन तीसरे के बाद उस पर डिस्कशन होगा, ये बात भी सही है, तो पहला भी इसी में ही दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके बाद चौथा आना चाहिए और दूसरा लास्ट में आएगा। इन दोनों में डाउट भी आता है, तो भी हमने आंसर कर लिया था, इसका आंसर 15th का ए हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसका थोड़ा। देखो बजट जैसे बनता है, बजट के बारे में वहां पे लिखा नहीं था, लेकिन बजट की बात कर रहे हो, आर्टिकल 112 में दिया कि बजट होगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं इसको। तो इसमें लेखा जोखा रहता है कि साल, अगले साल में सरकार क्या करने वाली है, कैसे करने वाली है और क्यों करने वाली है। तो पैसेज ऑफ बजट में कुछ सेवरल स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सबसे पहले बजट प्रेजेंट होगा लोकसभा में, ठीक, फाइनेंस मिनिस्टर अपना स्पीच देंगी, ज़्यादातर ये 1 फरवरी को ही होता है, अभी फिलहाल तो ऐसे ही चल रहा है, और बजट पे हम काफ़ी पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इतना डिटेल में जाएंगे, जनरल डिस्कशन होगा उस पर, बजट में सबको एक एक कॉपी दे दी जाएगी, स्क्रूटनी होगा फिर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी द्वारा, डिमांड ऑफ ग्रांट्स आएंगे कि किस मिनिस्टर से कितने पैसे चाहिए, अप्रोप्रिएशन बिल आएगा फिर, और उसके बाद पास करने के लिए फाइनेंस बिल में टैक्सेशन मेजर्स हो ज़्यादातर। तो फाइनेंस बिल कंटेन्स गवर्नमेंट प्रपोज फॉर न्यू टैक्सेस, ये सबसे लास्ट में होता है। जैसे कि अभी सरकार लेके आई नहीं, बोला था इन्होंने बजट के टाइम पे कि कुछ एक नया टैक्स बिल लेके आने वाले, लेकिन अब तक तो आया नहीं है, देखते कब आएगा। प्रेसिडेंशियल एसेंट सबसे लास्ट में होता है, ये बात होने के बाद वो बिल एक्ट बन जाता है, मतलब कि बजट पास भी हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। रिसेंटली ड्रैगन फ्लाई मिशन वॉज इन न्यूज। देखो हमने एक क्वेश्चन किया था स्टारलिंक का, आपको याद हो पिछले सेशन में या किसी एक सेशन में हमने किया था, तो स्टारलिंक का जिसने किया है उसने ये भी किया है, ड्रैगन फ्लाई मिशन भी। तो पढ़ते हैं इसको हम। नहीं स्टारलिंक वाला यार दूसरा है, वो तो स्पेसएक्स का, ये ड्रैगन फ्लाई नासा का मिशन था, ये सैटर्न वाला है। हाँ ठीक है, एक ऐसे ही कुछ था स्पेसएक्स का भी, ठीक है इसको छोड़ो। देखते हैं, ड्रैगन फ्लाई मिशन वाज इन न्यूज, व्हाट इट इज स्पेसएक्स मिशन टू डेवलप रियूजेबल रॉकेट, ये गलत है, रियूजेबल रॉकेट तो उनके पास ऑलरेडी है। इट इज जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन जाक्सा मिशन टू स्टडी सन, नहीं ये गलत है, स्टडी सन के लिए इनका कुछ, इनका नहीं है, भारत का आदित्य L1 है। एक सेकंड यार, ये क्या
इट इज अ चाइनीज स्पेस मिशन एम्ड एट इन्वेस्टिगेटिंग डार्क साइड ऑफ द मून। इसका नाम चंगे करके कुछ था, तो ये गलत है, चाइनीज का नहीं है। इट इज अ नासा मिशन टू एक्सप्लोर द हैबिटेबिलिटी ऑफ सैटर्न्स लार्जेस्ट मून टाइटन। देखो सैटर्न के पास पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा मून है, 146 मून है सैटर्न के पास। अभी रिसेंट अपडेट हुआ है 23-24 में, तो इससे ज्यादा किसी के पास। दूसरे नंबर पे आता है 95 मून के साथ जुपिटर। तो याद रखना, इसमें एक टाइटन है इसका जो मून, इस पे चांसेस है कि शायद इस पे पानी है, हैबिटेबिलिटी है, मतलब लोग रह सकते हैं। तो उसको पढ़ने के लिए इन्होंने ड्रैगन फ्लाई भेजा था। और जो जुपिटर का मून है सबसे बड़ा, उसका शायद नाम यूरोपा है, और गैनामिड करके भी एक है। तो नेचुरल सैटेलाइट होते हैं मून, ये तो मैं पता ही। तो देखते हैं, इसका आंसर यही होना चाहिए, डी पढ़ा था मैंने, लेकिन मुझे पहले लगा स्पेस एक्स का भी ऐसा कुछ रॉकेट था, मिशन था, एग्जैक्टली नाम ही याद मुझे अभी। आंसर 16 का डी है, ठीक है। तो नासा ने भेजा, ये उम्मीद है कि 2028 तक ये पहुंचेगा टाइटन पे, सॉरी 2034 तक। और मैसिव मून टाइटन विल बी लॉन्च्ड इन 2028। अच्छा, ये 2028 में प्रपोज्ड है अभी, तो स्पेस एक्स का कुछ और था। अब यही देखना है कि टाइटन पे हैबिटेबिलिटी, मतलब रहने योग्य है कि नहीं, पानी वानी है कि नहीं। और इन्होंने दिया नहीं इसमें, याद रखना है कि 146 हैं मून्स टोटल सैटर्न में। अगला प्रश्न करते हैं, कहानी पढ़ लेना। कैसिनी देखो अब तक का मानवता का भेजा हुआ सबसे दूर तक भेजा हुआ, नहीं वो न्यू वोएजर नाम है उसका। मतलब कैसिनी पढ़ने गया था इसको सैटर्न को, तो ये भी काफी पॉपुलर है, कैसिनी सैटेलाइट उन्होंने भेजा था। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कंसीडर द फॉलोइंग। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, बिहार, हाउ मेनी ऑफ द स्टेट्स मेंशन्ड हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर। मतलब ऐसे राज्य जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, काउंसिल और असेंबली दोनों है। तो आंध्र प्रदेश में है बिल्कुल, और विभाजन हुआ तेलंगाना का, तो इसमें भी है। राजस्थान में नहीं है, तो ये गलत है। और बिहार में है, बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में। जगह इसका एक शॉर्टकट याद करने का, कुटुम्ब करके याद करोगे ना, याद हो जाएगा, कुटुम्ब। के से हो गया कर्नाटक, यू से हो गया उत्तर प्रदेश, टी से तेलंगाना, ए से आंध्र प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से हो गया, बी से कौन सा, बिहार। तो ये 6 राज्यों में ही सिर्फ इन्हीं का अपना एक कुटुंब है, इनके पास ही बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। याद कर लेना, ये शॉर्टकट याद हो जाए तो। अगला प्रश्न करते हैं, इसका आंसर देखने की तो जरूरत है नहीं, अभी इसका देखेंगे 18th का, तो साथ में देख लेंगे। विद रेफरेंस टू द मीथेन सेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाँ देखो, ये मीथेन सेट है जो मैं कह रहा था, स्पेस एक्स वाला, ये मीथेन पढ़ने के लिए गया था। इस बार बहुत सारे क्वेश्चन उम्मीद है इससे पूछे, सैटेलाइट वगैरह से, क्योंकि बहुत सारे लॉन्चेस हुए। इट इज ए लॉन्च ऑन बोर्ड अ स्पेस एक्स रॉकेट, ठीक है। वही है जिसको लेके गया था स्टारलिंक वाला, स्टारलिंक को जो लेके गया था, फाल्कन 9 से गया था ये भी। इट कैन ट्रैक मीथेन एमिशन ऑन अ ग्लोबल स्केल। ग्लोबल स्केल, हाँ ठीक है, इसीलिए इसको लॉन्च किया। ये फ्री है, जबकि पता है ये सबके लिए फ्री कर दिया है, कि जो भी देखना चाहे कि कहाँ से मीथेन एमिशन हो रहा है, तो इसका डेटाबेस आप यूज करके रिसर्च एनालिसिस वगैरह कर सकते हो। तो ये ठीक है, ग्लोबल स्केल देखने के लिए। द डेटा जनरेटेड फ्रॉम इट विल बी मेड पब्लिक फॉर फ्री इन रियल टाइम, ये भी ठीक है। ये भी काफी ज्यादा न्यूज में था जब भेजा इन्होंने। तो 18th का आंसर, 18th का तो तीनों ही सही लग रहा है, तो इसका सी लगाते हैं, देखते हैं आंसर। मीथेन से नाम ही पता चल रहा है कि, देखो 17 का आंसर सी था, मतलब 3 ही राज्यों में था, राजस्थान में नहीं था। तो ठीक है, बाकी तो कहानी मैंने बताई दी थी। मीथेन सेट, इसका आंसर सी है, ठीक है, तीनों ही सही था। और मीथेन ग्रीन हाउस गैस हमें पता ही, पहले पढ़ चुके, 80 टाइम्स होता है ये। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिखाते ना, कई हजार गुना था उसका पावर। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करता है क्लाइमेट चेंज में। और मीथेन सेट को लेके गया था वही स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट, इसी से ही लॉन्च किया था स्पेस स्टारलिंक भी। और स्पेस एक्स पता है ये इलॉन मस्क की कंपनी है। ये मीथेन सेट स्पेक्ट्रोमीटर जैसे वही कलर वाले यूज करता है, कि कहाँ से कितना मीथेन रिलीज है, जैसे राइस फील्ड वगैरह से मीथेन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। तो इसका मेन काम यही आइडेंटिफाई करना, उसको ट्रैक करना, वेरीफाई करना, उसका मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज बनाना। और ये ओपन डेटा है, कोई भी यूज कर सकता है इसका। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, व्हेन द सेम पर्सन इज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ 2 or more state, the emoluments and allowances payable to him are shared by the states in such proportion as determined by the parliament। नहीं होगा, ये चीज होगा प्रेसिडेंट। देखो, एक व्यक्ति अगर एक राज्य का गवर्नर है, तो उसका सैलरी देता है, वो डिटरमाइन करता है पार्लियामेंट, ठीक। लेकिन अगर वही व्यक्ति दो से अधिक राज्यों का गवर्नर है, तो फिर तो उसको 2 बार सैलरी मिलनी चाहिए लॉजिकली।
लेकिन फालतू खर्च ना हो इसकी वजह से उस टाइम पार्लियामेंट नहीं प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, और वो दोनों राज्य मिलके पैसा देंगे उसको। सैलरी एक ही मिलेगी, लेकिन वो म्यूचुअल कंसेंसस से मिल बैठ के बात करके राष्ट्रपति इसको डिसाइड करेगा। तो ये बात गलत है। The governor is entitled to such emoluments, allowances and privileges as the may be determined by the parliament। ये बात ठीक है, नॉर्मल गवर्नर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर एक गवर्नर दो से ज्यादा राज्यों का या दो राज्यों का गवर्नर है तो दिक्कत आती है, उस टाइम पे प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा ये भी, बोथ आर करेक्ट, ये भी गलत है। फर्स्ट इज करेक्ट नहीं, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, आंसर डी होगा इसका। क्वेश्चन देख लेते हैं। 19th का आंसर डी है, ठीक है। कंडीशन वही है गवर्नर ऑफिस में कि क्या क्या होना चाहिए। मेंबरशिप नहीं होना चाहिए लेजिस्लेचर का, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होना चाहिए, ऑफिशियल रेजिडेंट मिलता ही है राजभवन जिसको कहते हैं। एमोलमेंट, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस पार्लियामेंट डिसाइड करती है, लेकिन अगर कोई शेयर्ड होता है उसका डिसीजन प्रेजेंट करता है, और इसको ऐड किया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से। और ये नॉन डिमिशेबल एमोलमेंट्स होते हैं जो कि कम नहीं किए जा सकते उसके ऑफिस के टाइम पे। अगला प्रश्न हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20th। Consider the following statement regarding Vice President of India. Like the Vice President of the United States, the Indian Vice President also acts as the Chairman of the Upper House। बिल्कुल ठीक है। The Indian Vice President can act as President only for a maximum period of 6 months in the event of death or illness। देखो, डेथ के टाइम पे तो वैकेंट हो जाता है ऑफिस, और इलनेस के टाइम पे एब्सेंस होता है। तो एब्सेंस और वैकेंट दो अलग अलग चीजें हैं। तो अगर राष्ट्रपति एब्सेंट है मतलब बीमार है या किसी अन्य कारण से आ नहीं पा रहे ऑफिस, या नहीं अपना ड्यूटी डिस्चार्ज कर पा रहे, तो वैसे टाइम में वाइस प्रेसिडेंट 6 महीने से ज्यादा भी रह सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर मृत्यु के बाद या फिर किसी कारण से रेजिग्नेशन से वैकेंट हो रहा है ऑफिस, तो 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। तो क्योंकि यहाँ पे इलनेस लिख दिया तो ये बात गलत हो जाती है। अगर सिर्फ एब्सेंस लिखता या फिर इलनेस ना लिखता तो बात सही हो जाती। तो ये गलत है, इसका आंसर पहला ही सही है बस। तो 20th का आंसर ए होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। आंसर देखते हैं इसका हम। 20th का आंसर ए है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है, ये पता ही हमें, यूएस से ही लिया हमने ये वाइस प्रेसिडेंट वाला। एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दो केसेस में होते हैं, एक तो ऑफिस वैकेंट हो जाए और या फिर टेम्पररी एब्सेंस हो, ये मैंने बताया ही है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। देखो, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो निचले स्तर पर विकास कराने के लिए होता है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, और इसको वही जो एक्ट आया था राजीव गांधी जी के टाइम पे, क्या नाम था, पंचायती वाला जो हुआ था अमेंडमेंट, उससे हुआ था ये। देखते हैं। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही इसको ले आए थे। 73-74 जो आया था उससे ही हुआ था, तो ये बात सही है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसोलिडेटिंग द प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट। ये भी सही है जहाँ तक मुझे लगता है। इट इज मैंडेटेड टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट एज ए होल। ये भी ठीक है, मतलब यही तो प्लान बनाता है डेवलपमेंट का। चेयरपर्सन ऑफ द डीपीसी इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट। इलेक्टेड मेंबर्स नहीं सिलेक्ट करते हैं इसको, चेयरपर्सन को शायद राज्य सरकार चुनती है। तो अगर इसको हम गलत मानते हैं, इसको मतलब सीधे स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है यहाँ पे चेयरपर्सन सिलेक्शन में। तो अगर पहला दूसरा सही मानेंगे हम, अच्छा ऐसा वाला ऑप्शन है, तो फिर 3 होना चाहिए इसका सही, ओनली 3। और इस 3 में 4th वाला मुझे डाउटफुल लग रहा है, तो चौथा ही गलत होगा। देखते हैं आंसर इसका। 21st का आंसर सी है, ठीक है। डीपीसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ले आया गया था। आर्टिकल नंबर है इसका 243 ZD, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर है वही 73 वाला पंचायती था, 74 था म्यूनसिपैलिटी वाला था, 74 था इसका। 1992 में आया ही था। की एस्पेक्ट होते हैं इसके, इसमें कॉम्पोजिशन में लेजिस्लेचर स्टेट बना सकती है इसके लिए कानून, डीपीसी से रिलेटेड। इसके फंक्शंस क्या हैं, कंसोलिडेट करता है प्लान, मतलब क्या होना चाहिए पंचायत में और म्यूनसिपैलिटी में अपने जिले में। डीपीसी प्रिपेयर्स अ ड्राफ्ट प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट एज अ होल, ठीक है, ये भी सही था। चेयरपर्सन ऑफ डीपीसी, देखो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। द मैनर ऑफ द इलेक्शन और द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द डीपीसी डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेशन।
मतलब जैसा राज्य सरकार कानून बना के जैसा निर्धारित करते वो करेगी, मतलब डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व है, कानून बना के इन्वॉल्व होते हैं, मतलब राज्य से इसका राज्य की सरकार से लेना देना है, पंचायत वाले नहीं इसको डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं। देयर इज नो यूनिफॉर्म रूल्स अक्रॉस द स्टेट, इट इज नॉट नेसेसरीली that the case that the chairperson is elected member of the district by the elected member of the district, ये भी सही है। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यार गला सूख जा रहा है, पानी पी लूं मैं फिर से। Consider the following statement. Statement 1. A person who is a member of the scheduled caste community cannot contest a seat not reserved from them. ये बिल्कुल गलत है। रिजर्व सीट पे कोई जनरल कैटेगरी का नहीं चुनाव लड़ सकता है, लेकिन रिजर्व सीट पे या ओपन सीट पे जो अनरिजर्व होती है उस पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है, इंक्लूडिंग फ्रॉम अ रिजर्व कैटेगरी, तो ये बात गलत है। स्टेटमेंट सेकंड, आर्टिकल 332 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द एससीज इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट, बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 332 ही यही कहता है कि रिजर्वेशन होगा कुछ सीट्स पे शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है ये बात। तो पहला तो गलत था हमारा, क्योंकि ओपन सीट पे तो लड़ सकते हैं, और दूसरा वाला हमारा सही है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, इसका आंसर डी हो जाएगा। 22 का आंसर डी देख लेते हैं हम, 22 का डी है, ठीक है। तो ये बात तो ठीक है, SC/ST के लिए रिजर्व है, और 332 आर्टिकल में ही ये दे रखा है, ये बात भी सही में पता था। सीट shall be reserved for the scheduled caste and scheduled tribe except for the scheduled tribe in autonomous district of Assam, असम को छोड़ के बाकी सब जगह इनको रहता है, बाकी सारे असेंबलीज में। और ओपन सीट्स में लड़ सकते हैं, कोई भी लड़ सकता है ओपन सीट्स में, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिजर्व में ही लड़ेंगे, ये तो मैंने बताया। अगला प्रश्न करते हैं हम, 30 तक करके बंद करेंगे इसको, गला एकदम सूख गया मेरा। With reference to the global geopark network, consider the following statement. It is a UNESCO program that recognizes and promotes area with outstanding geological heritage, बिल्कुल ठीक है। ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क ये भी न्यूज में था, कुछ किस लिए न्यूज में था पता नहीं, लेकिन ये न्यूज में था कुछ टाइम पहले। इंडिया डज नॉट हैव एनी जियो पार्क, बिल्कुल ठीक है, भारत में भी फिलहाल एक भी जियो पार्क नहीं। जो हमने ऊपर जो देखा था वो जियोलॉजिकल वाला लोकेशन था, जियो पार्क अलग से यूनेस्को लिस्ट करता है, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है, तो वैसा भारत में लिस्टेड साइट एक भी नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और ये वाला भी सही है, क्योंकि ये प्रमोट करता है आउटस्टैंडिंग जियोलॉजिकल हेरिटेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है ये भी। तो अगर इसको हम माने दोनों सही है, तो इनका काम यही होता है लोगों में जागरूकता फैलाना और कंजर्वेशन बढ़ाना, लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं लोग, पढ़ाई लिखाई से संबंधित काम है इनका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट याद रखना, बाकी हो जाएगा। इसका आंसर सी लगता है, दोनों होना चाहिए। देखते हैं आंसर इसका, 23 का आंसर सी है, ठीक है। अब यूनेस्को ने ऐड किया, अच्छा देखो 18 न्यू साइट्स ऐड हुए हैं, इसलिए ये न्यूज में था, और ये 213 टोटल साइट्स हो गए इनके 48 कंट्रीज में, जिसमें भारत में एक भी नहीं है, ये भी काफी बड़ी विडंबना है। अब ये यूनेस्को प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं, इनका काम यही है कंजर्वेशन करना, एजुकेशन अवेयरनेस करना जियो साइंसेस के प्रति, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ये जियो टूरिज्म और अदर इनिशिएटिव के हिसाब से बढ़ाते हैं, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं, और इनका बेनिफिट है कुछ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाता है, टेक्निकल असिस्टेंस मिल जाता है, ठीक है। भारत में एक भी नहीं है अभी फिलहाल जियो पार्क लिस्टेड जो कि यूनेस्को में हो। अगला प्रश्न हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। विद रेफरेंस टू कुलशेखरपट्टिनम स्पेसपोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, बिल्कुल ठीक है। इसरो सेकंड सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी, बिल्कुल ठीक है। देखो भारत में जो भी सैटेलाइट लॉन्च होता है श्रीहरिकोटा में, यहाँ पे है, यहाँ से लॉन्च होता है, ठीक। अभी भारत सरकार के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने होते हैं और एक ही लोकेशन है, तो इनको जो विंडो है वो शॉर्ट पड़ता है, और भी बहुत सारे रीज़न है। तो इन्होंने पहले जो सबसे पहले प्रपोज्ड साइट था वो भी शायद तमिलनाडु में ही था, लेकिन उस टाइम पे सरकार मानी नहीं थी वहाँ की, तो इन्होंने बनाया था श्रीहरिकोटा में। लेकिन अभी दूसरा जो है कुलशेखरपट्टिनम में, माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे इसको उद्घाटन करने, वो राम मंदिर वाला जो उद्घाटन होता है उसके कुछ दिन बाद या पहले उसी टाइम गए थे। तो ये तमिलनाडु में इसरो की दूसरी फैसिलिटी होगी है जहाँ से लॉन्च कर सकेंगे। इट्स क्लोजर टू प्रॉक्सिमिटी टू इक्वेटर, देखो इक्वेटर से और पास में ही है ना, यहाँ पे साउथ में है और भी, तो इसको फायदा मिलेगा, फ्यूल कम लगेगा, इसका बहुत सारा फायदा है, क्योंकि वो वहाँ पे वेदर भी थोड़ा नॉर्मल रहता है, ज़्यादा टर्बुलेंट नहीं है वहाँ पे।
और भी इसके बहुत सारे लाभ हैं। तो सरकार ने यहाँ पे दूसरे के लिए अनुमति दे दी थी, फ्यूल सेविंग होगी, लोकेशन वगैरह। तो ये बात सही है, तो इसका आंसर तीनों ही होगा। तो 24th का आंसर डी होना चाहिए। देखते हैं आंसर हम। 24th आंसर डी ठीक है। इसरो इज बिल्डिंग सेकेंड रॉकेट लॉन्च पोर्ट इन तमिलनाडु, कुलशेखरपट्टिनम। The foundation stone for the facility was laid by 2024 by Prime Minister नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये मंदिर के टाइम पे ही गए थे, यहाँ पे मंदिर के बाद आसपास ही। It is developed as India's second satellite launch facility after the establishment of Sriharikota spaceport। इस पर राजनीति भी हुई थी बहुत, थोड़ी बहुत, जब ये शुरू हुआ था। अभी शुरू नहीं हुआ, बन रहा है अभी। तो श्रीहरिकोटा में पहला है, कुलशेखरपट्टिनम जैसे तमिलनाडु में, तूतीकुरिन जिले में है तमिलनाडु के। और सेकंड स्पेस पोर्ट की काम वही है कि इंक्रीज डिमांड बढ़ गई, स्ट्रेटेजिक एडवांस, इक्वेटोरियल लोकेशन, फेवरेबल वेदर है। देखो यहाँ से ईंधन भी कम लगेगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। फ्यूल मतलब 25 करके बंद करते हैं, अगला एकदम सूख गया, यही लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। ठीक है, रुक जाओ, एक क्वेश्चन देख के करते हैं बंद। Consider the following qualification. He should be a citizen of India. He should be eligible to become a member of the Legislative Assembly. He should be an outsider to the state where he is appointed. पूछा क्या? How many of the above qualifications are provided by the Constitution for appointing a governor of a state? ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट बनने की क्या क्या चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया बिल्कुल ठीक है। शुड बी एलिजिबल टू बिकम ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये गलत है। आपको विधायक बनने की योग्यता नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे कि सांसद बनने की योग्यता चाहिए होती है प्रेसिडेंट के लिए, वैसा कुछ गवर्नर के लिए कुछ ऐसा क्वालिफिकेशन है, तो ये बात गलत है। लेकिन प्रेसिडेंट के लिए है कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए योग्य होने चाहिए लोकसभा के। ही शुड बी एन आउटसाइडर टू द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड। देखो ये बात तो प्रेसिडेंस सेट हो गया है कि ऐसा, मतलब ऐसा होता चला आ रहा है, लेकिन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है कि राज्य के बाहर का होना चाहिए। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा, तो इस बात के लिए गलत हो जाएगा। तो पहला दूसरा सही होना चाहिए। इसका 25th का बी लगता है मुझे। 25th का नहीं, ये तो गलत है। ये भी गलत है ना यार, दूसरा भी गलत है, पहले तीसरा भी गलत है। इसका आंसर ओनली वन ही होगा, फिर ए ही होगा इसका आंसर। 25th का ए आंसर देखते हैं हम। 25th का आंसर ए है, ठीक है। तो इसको पढ़ के हम बंद करेंगे। सोच तो रहा था मैं ज्यादा करा दूं, लेकिन अब बोला नहीं जा रहा मुझसे। 25th का आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट। अब कुछ क्वालिफिकेशन होते हैं, जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, एज 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए। कन्वेंशन है कुछ कि गवर्नर राज्य के बाहर का ही हो, ये कन्वेंशन है, कोई फिक्स्ड ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। कंसल्टेशन करना होगा चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर, तो ये कन्वेंशन है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। देयर इज नो सच क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर एज देयर इज फॉर द कैंडिडेट कंटेस्टिंग फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट में होता है ना कि वो लोकसभा का मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ गवर्नर के साथ नहीं है। तो ये मैंने बताया था तब भी। तो चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, और सही लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो वीडियो चल रहा है उसका रिवीजन जरूर कर लेना एग्जाम से पहले, क्योंकि वैसे याद नहीं रहेगा बिना रिवीजन के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।